गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा अजीज। हुकूमत ने 27वीं तरमीम को 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। ये तरमीम अब तक पार्लियामान में पेश नहीं की जा सकी, लेकिन इसकी मंजूरी की तारीख पहले ही सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अभी तक तरमीम की हिमायत का बाकायदा ऐलान नहीं किया। कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम पर गौर होगा। हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातें भी ताहाल मुशावरत कर रही हैं, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पुरइत्माद है। कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लेकिन सेनेट में हुकूमत के पास 3 वोट्स कम हैं। हुकूमत ने सेनेट में 2/3 अक्सरियत के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ ही के चंद अरकान को साथ मिलाकर तरमीम को कामयाब करवाने का मंसूबा बना लिया है। आज स्पीकर कौमी असम्बली सदाया सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास हुआ। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला हो गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त नंबर गेम क्या है और हुकूमत को दोनों ईवानों से तरमीम की मंजूरी के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों में सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जिनकी तादाद 26, जबकि नून लीग के 20 अरकान मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 नशिस्तें हैं, MQM की 3, जबकि नेशनल पार्टी और काफ लीग की एक नशिस्त है। सेनेट में 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद के पास 61 नशिस्तें हैं। अपोजिशन में PTI के 14 अरकान शामिल हैं, जबकि PTI के हमायत याफ्ता 6 आज़ाद अरकान भी अपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के 2 सेनेटर्स ने अभी हल्फ नहीं उठाया, जिनमें एक रुकन मुराद सईद है, दूसरे रुकन नौ मुंतखब सेनेटर खुरम ज़ीशान है, जो जल्द हल्फ उठा लेंगे। अपोजिशन बेंचेस पर JUI के 7 सेनेटर्स मौजूद हैं, जबकि ANP सेनेटर्स की तादाद 3 है। एक आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी अपोजिशन का हिस्सा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक सेनेटर उनका ईवान में मौजूद है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 35 है। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करवाने के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जबकि इसके पास 61 अरकान की हिमायत इस वक्त मौजूद है। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 237 है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 89 है। हुकूमती इत्तेहाद को ईवान में 2/3 अक्सरियत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद में 125 अरकान नून लीग पीपल्स पार्टी के 74 अरकान और MQM के 22 अरकान मौजूद हैं। काफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन इसमें शामिल हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मौजूद है हुकूमत का। मौलाना फजल रहमान तरमीम की मुखालफत कर चुके हैं। आज सेनेटर फैसल वाडा ने उनसे मुलाकात की और फिर क्या कहा, ज़रा देखिए। पर तो कोई कबात नहीं है। नंबर तो आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया है पाकिस्तान के लिए, और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि 27वीं तो आएगी ही, उसके बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। लेट्स वॉच दैट। आ रही है तरमीम, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप लोग 27वीं की, मैं तो 28वीं की तैयारी कर रहा हूँ। अभी अगेन दिस इज कमिंग, जो कि एहसान इकबाल साहब कुछ दिन पहले तक कहे थे कि नहीं आनी, आ भी रही और पास भी हो रही है। आ भी रही और पास भी हो रही है, ठीक है। सो 28वीं में क्या होगा? जरूरत है 28वीं की आएगी, जो रह जाएगा वो 28वीं में कर लेंगे। रुकन कौमी असम्बली शहज़ाद मरवत ने कहा है कि 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर यलगार है। इस तरमीम से 18वीं तरमीम मुतासिर होने जा रही है। उन्हें भी देख लीजिए। जो खदुखाल सामने आ रहे हैं वो तो तशवीशनाक है। 27वीं आईनी तरमीम में ये सुन रहे हैं कि अब किसी भी जज को मुल्क के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकेगा, यानी कि जो भी जज मुनासिब फैसले नहीं देगा पाकिस्तान के किसी भी कोने में ट्रांसफर हो सकता है। ये अदलिया की आज़ादी पे हतमी यलगार है, और मेरा ख्याल है रही सही कसर अब ये 27वीं तरमीम पूरी करेगी। कन्फर्म है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। इसमें ज्यादा जो खलीजी रोल होगा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी होगा। इन तरमीमात के जरिए 18वीं आईनी तरमीम मुतासर होगी, जिसके प्रोटेक्शन के लिए जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ही बुलंद बांग दावे किए थे, और अब ये देखना होगा कि क्या पीपल पार्टी जो है अपनी बात पे ठहरती है या नहीं।
Huzaifar Rahman Saab, Shaila Raza Saiba, and Naeem Pachoda Saab, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Huzaifar Rahman Saab. जिस वक्त बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट किया, उससे पहले आप अवेयर थे कि ये तरमीम पे काम हो रहा है और ये आने जा रही है? जी बिल्कुल। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ट्वीट जो है वो कोई 4 दिन बाद की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और जब प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए थे अपनी सियासी टीम के हमरा, तो वहां जाकर इस तरमीम के खदोखाल उनसे शेयर किए थे। और उसके बाद चेयरमैन बिलावल ने ये समझा कि उन्हें ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए, तो उन्हें ट्वीट किया। लेकिन इस तरमीम पे वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 1-1.5 महीने से इस तरमीम पे काम भी जारी है। और चूंकि आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे, तो लीगल फर्टिनिटी की तरफ से भी और इवन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस हैं उनकी तरफ से भी ये फीडबैक हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिलता रहा हमारे अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के दरमियान जो है वो रस्साकशी का आलम था। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है उसका मामला हो, जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने कहा भी कि ये मेरे पास अख्तियार होना चाहिए, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप हुई हुई थी, तो उस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो इस हवाले से तो 1.5-2 महीने से काम जारी था कि 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें की गई हैं, ख़ास तौर पे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसे फर्दर बेहतर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस पे हम मुत्तफिक हो गए कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीजें रह गई हैं उनको 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हुकूमत के सीनियर वज़रा भी कह रहे थे कि नहीं हमें इसका पता, एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ लोग, अगर किसी वजीर ने ऑन नहीं किया, अगर किसी हुकूमत के सीनियर वजीर ने इसको ऑन नहीं किया, इसकी 2 बातें हो सकती हैं। या तो मुमकिन है कि उस मुशावरती सर्कल में वो मौजूद ना हो, और ये मुमकिन हो सकता है कि उन्होंने हिकमतन उसको ऑन ना किया हो। लेकिन ये कहना कि रातों रात कोई ऐसी चीज हुई, ऐसा हरगिज नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इससे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बात है, इफ यू अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन, आप जरूर कंप्लीट करें। एक तासुर ये बना है कि क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसके हवाले से पीएमएलएन ने सपोर्ट करना है पीपल्स पार्टी को, और यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी, तो शायद एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। इसके बारे में बताइए। नहीं ऐसी कोई, ये सिर्फ एक तो मैं अपनी बात अगर मुकम्मल कर लेता तो उसके बाद ये सवाल होता तो जरा कंटिन्यूटी रहती, क्योंकि फिर बंदा बात भूल जाता है। अर्ज में ये कर रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के जो कुछ खदोखाल थे उनको बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का फैसला कई माह पहले हुआ था, 2-2.5 महीने से इस पे काम जारी था। लेकिन चूंकि 27वीं आईनी तरमीम जब लाने का फैसला हुआ तो फिर ये तय हुआ कि फर्दर भी 2-4-5 जो मजीद इसमें अमेंडमेंट्स हैं वो भी इसका हिस्सा बना दी जाए। दूसरे से स्पेकुलेशंस हैं कि पीपल्स पार्टी को हम जो है कश्मीर के अंदर सपोर्ट करेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा आज आपके पास पैनल में मौजूद हैं, तो वो शायद इस बात को एंडोर्स करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला ही तब किया जब हमने इनकार किया कि हम ये हुकूमत नहीं लेंगे, और उसमें हमने बताया कि हमारे लोगों का ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन करा दिए जाएं। तो इस तरीके से हमने तो खुद दस्तबरदारी का ऐलान किया, और इवन कि हमने ये भी कहा कि हम जो है वहाँ पर कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, और हमारे 1-2 सीनियर लोग जो कि वजीर आज़म बनने के ख्वाह थे और वर्किंग कर रहे थे, उनको मरकज की तरफ से रोका गया कि आप ऐसा काम ना करें, और पीपल्स पार्टी ने फिर खुद कहा कि नहीं जी इलेक्शंस अभी ना कराए जाएं और हमें हुकूमत बनाने दी जाए। तो हमने कहा बना लें हुकूमत। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं कि पीपल्स पार्टी के वोट की कंडीशन, और पीपल्स पार्टी खुद भी जानती है कोई कश्मीर की हुकूमत इतनी बड़ी हुकूमत नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक कश्मीर की हुकूमत लेकर, वो भी 5 महीने की हुकूमत, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि मार्च अप्रैल में जाकर इरादा है हमारा इलेक्शन कराने का, तो 5-6 महीने ही होंगे। अगर टेन्योर पूरा करें तो 7-8 महीने बनते हैं। तो उसके पीछे पीपल्स पार्टी उसमें पीपल्स पार्टी एक आईनी तरमीम के हवाले से कंप्रोमाइज करेगी ना। पार्टी इतनी कमजोर जमात है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई है। शहरज़ा साहिबा, आईनी तरमीम की हिमायत को नून लीग कहा गया कि जी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के साथ शायद इसका कोई कनेक्शन है, वो क्लैरिफिकेशन दे दी है हुज़ैफर रहमान साहब ने। ज़रूर कमेंट करें उस पर। लेकिन आज जब स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए इस तरमीम के हवाले से, सो पीपल्स पार्टी ने क्या प्लान किया है कि JUIF को, PTI को आप लोग अलग से इंगेज करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमतें आनी जानी चीज़ होती हैं, आइन सबसे अहम चीज़ होता है। ठीक है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं हुज़ैफा। और कश्मीर के
हुकूमत के ऊपर कोई मसला नहीं है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। अब जो चेयरमैन ने एक ट्वीट किया जिसमें कुछ एजेंडा डिस्कस किया, तो उसमें भी मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये कि जब तक पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उस वक्त तक कोई तरमीम नहीं आ सकती, और ख़ास तौर पर सेनेट में, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत है। तो वही चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें जो हैं, तीन आइटम बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दूसरे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तकर्री, और तीसरा ये है कि जो आपका आर्टिकल 243 है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं समझती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ये होंगे। बाकी अगर कोई और चीज़ होगी तो वो ड्राफ्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को यकीनन दिया गया होगा, जिसको कल सीईसी में भी रखा जाएगा। लेकिन एनएफसी वोट पे आप लोग सपोर्ट कर देंगे? नहीं, वो आएगा ही नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। उसमें जो ट्वीट की है बिलावल भुट्टो ने, उसमें ठीक लिखा है, लेकिन वो एक एजेंडा था, लेकिन आ नहीं सकता ना। आप खुद सोचें कि यू विल रेजिस्ट इट ऑब्वियसली। हाँ, जाहिर है इस पे तो पीपल्स पार्टी जो है ना एनएफसी पे और ना ही 18वीं तरमीम के रोल बैक होने पे किसी पे, तो वो चीज़ें नहीं लाएगी गवर्नमेंट जिस पे कंसेंसस नहीं होगा। तो और कंसेंसस पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में है मेनली। नहीं, हम ये चाहेंगे कि कोई पार्टी ये ना कहे कि इसमें से सांप निकला, उसमें से तीतर निकला, इसमें से बटेर निकला, या ये कि उसको पूरा सबके साथ दोनों पार्टीज़ लेजिस्लेशन लाने से पहले गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन आ रही थी उसको लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अलावा एक लेजिस्लेशन की भी कमेटी है, उसको देख के दोनों अंडरस्टैंडिंग करके वहाँ पे ला रहे थे। और जब नाराज़गी भी हुई तो यही बात हुई थी कि फिर हम किसी लेजिस्लेशन में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये जो भी होगा पार्टी इसको देखेगी, उसको बहस करेगी, और पहले ये कैबिनेट में रखी जा रही है क्योंकि नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स वगैरह बाहर हैं और उनके आने में देर होगी। तो जो भी होगा पहले हमारे यहाँ से अप्रूवल सीईसी से होगी, ठीक है, और फिर कैबिनेट में शायद यूसीसी से इस एनएफसी पे तो यूनानिमस डिसीजन ही आने जा रहा है। वो उसमें तो कोई पहले ही आ गया, उसको तो रब्बानी साहब को पहली जो सीईसी हुई थी 18 अक्टूबर को, उसमें उनको आईनी मामलात के लिए उनको कहा गया था कि ये हेड करेंगे, और उनके साथ दूसरे पार्टी के जो वो लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे और सब पे गिरफ्त रखते हैं उनको कमेटी में, तो उसके ऊपर तो बयान स्ट्रेट अवे आ गया। लेकिन फिर भी कल एक सीईसी से हमारे यहाँ एक वन मैन शो नहीं होता है, सीईसी में सारे बैठते हैं और उसमें पूरी एक रखी जाती है बात, वहाँ से होगी। फिर जुमे को सेनेट में जाएगी, सेनेट में भी अगर कोई उसमें अमेंडमेंट करेगा पेश की जाएगी, उसमें पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद जो भी कोई जो अमेंडमेंट करेगा वो ऑन बोर्ड हो जाएगी। सो नहीं मैं पंचता साहब, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है एग्जैक्टली? कहा गया कि हमारी मुलाकात हो जाए खान साहब से, उसके बाद बात करेंगे। आज उनकी बहन की मुलाकात हुई है, सो एनी मैसेज? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। गुज़श्ता रोज़ खान साहब की बहन की उनसे मुलाकात हुई थी खान साहब से, और उनकी तरफ से मैसेज पार्टी के लिए जो अंदरूनी था वो तो अलग था, लेकिन जो बाहर एक ओपन मैसेज था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारे इस वक्त अचकज़ई साहब हैं और इसी तरह अल्लामा राजा नासिर साहब हैं, वो क्योंकि सारे मामले को तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफार्म को लीड कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने इख्तियार दिया कि आप जो स्ट्रेटजी होगी पॉलिटिकल जलसे जुलूस उसमें आप लीड करेंगे, तहरीक इंसाफ उसमें शमूलियत साथ करेगी, मुतहद होकर यकजा होकर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर कहीं पर कोई इख्तियार है बातचीत के हवाले से तो वो भी उनके पास इख्तियार है कहीं पर गुफ्तगू के हवाले से। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये चीज़ आ, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कहा गया कि कोई और बात नहीं करे, इस्टेब्लिशमेंट से वही बात करें, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से कुछ देखिए, आईनी तरमीम को बिल्कुल हम अपोज करेंगे, हम बिल्कुल मुखालफत करेंगे। और जहाँ पे कुछ पार्टी की बात है, अभी तो मुशावरत में तो आए पहले, नहीं देखिए, जो देखिए मुसवदे की बात है आपके सामने, बैरिस्टर अकील साहब का बयान जो कह रहे हैं कि मुसवदा हमारे पास आएगा और मनोमान उसको जो है हम करवा भी लेंगे, तो अभी तक तो उनके पास मुसवदा आया नहीं है। पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि वहाँ असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा गया कि अभी मुसवदा पहुँचा है और अभी हम
उसको करवाएंगे। उनको तो पहले पता ही नहीं कि क्या उस मसवदे के अंदर है, अब तो तरमीम points दे है, तो दिए इनके बिला पास भुट्टो ने। तो कोई इख्तियार ही नहीं है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, पहले इन्होंने आइन को 26वीं तरमीम के तहत आप यूँ समझ लें ना कि ख़त्म करने के करीब पहुँच गए। अब तो 27वीं तरमीम में इन्होंने आइन को मजाक बना लिया है कि जब उठ के तरमीम उसके अंदर वोट डाला। लेकिन अभी ज़फ़र रहमान ने कहा कि हमने एक्सटेंशन की है, उस वक्त भी ये बात ये तो उस वक्त से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी। नहीं देखें, आपने 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम के अंदर इतनी सारी तरमीमें जिसमें आपने कोई 8-10 सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट्स बनानी है, वो भी कर लें अपनी मर्जी के। 1000-2000 जजेस आप तैनात कर दें, इमरान खान को जो है वो सजाएं पे सजाएं सुना दें इकट्ठी ऊपर नीचे। तो आपने जो करना है वो आप खुल के कर दें। यानी तमाशा लगाया हुआ है, आज हम फलानी तरमीम कर रहे हैं, सूबों का हिस्सा खत्म करने जा रहे हैं जी, आईनी कोर्ट बनाई जाएगी, अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होंगे, अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ये गोरों के टाइम के अंदर एग्जेक्टिव के पास इख्तियार था, ठीक है। आप जजों से इख्तियार लेकर एसी को दे रहे हैं कि वो MNA साहब फोन करेंगे कि भाई फलाने बंदे को जुर्माना कर दो, फलाने बंदे को छोड़ दो, फलाने बंदे को जेल भिजवा दो। तो ये सारा का सारा ऐसा अमल किया जा रहा है जिसके जरिए अपने जेली निज़ाम को वो सपोर्ट करना है। 8 फरवरी वाला डाका ना खुले, इमरान खान की बेल ना हो सके, उनकी जमानत ना हो सके, उनकी अहलिया की ना हो सके, लोगों के बुनियादी हकूक तमाम सलब रहे, पाकिस्तान में किसी को इंसाफ ना मिले, और जो निज़ाम बनाया गया उसकी कंटिन्यूटी है, और तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। और क्या है इसके अंदर, वो आपके सामने सारी चीजें फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि तकर्री ऐसी होती है, और नहीं फवाद चौधरी साहब ने गलत कहा है, गलत कहा है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं। देखिए फवाद चौधरी एंड वेलकम बैक। ज़फ़र रहमान साहब, एक स्टेटमेंट पहले भी आपसे डिटेल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से बात हो चुकी है, पर उनका एक स्टेटमेंट है, ही सेज़ के 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में नवाज शरीफ साहब को ओपनली आकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब हर मामले में बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी, मुशावरत और उनकी इजाज़त के बगैर तो इस हुकूमत में हम एक पता भी नहीं हिला सकते। और वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले इस तरमीम के मुतालिक इजाज़त भी उन्हीं से ली थी और इसके तमाम खदोखाल उनसे डिस्कस किए थे। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुसलसल वज़ीर आज़म साहब ने इस वीकेंड पर भी और पिछले वीकेंड पर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से तफसीली मुलाकात की थी और उन्हें बताया था, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली में वोट कास्ट करने भी आएंगे। ठीक है, जो जजेस के हवाले से रिजर्वेशंस अभी बताई हैं पचौता साहब ने, यही बात मरवत साहब भी कह रहे हैं। मरवत साहब यूजुअली PTI के साथ मुतफिक नहीं होते, बट उनका भी राय है और लोगों की भी। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, हर किसी का अपना एक नुक्ते नज़र है। अगर आप मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट दें तो मैं गुजारिश कर दूं, तमाम जो बातें मरवत साहब ने की और मेरे भाई पंजोता साहब ने कही, मैं उन्हें रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो बात यह है कि पंजोता साहब एक अच्छे वकील हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पहलू पे उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि एग्जेक्टिव के पास जुडिशल पावर्स की जो बात है वो इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद है, पिछले 78 सालों से मौजूद है। 2001 में वो पावर जो है, जो एग्जेक्टिव को जुडिशल पावर्स दी गई थी, जनरल मुशर्रफ ने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया, दानियाल अजीज उसकी सरबराही कर रहे थे NRB की, और उसके तहत उन्होंने सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स के नाम पर एग्जेक्टिव की वो जुडिशियल पावर्स जो कि रोजमर्रा के मामलात से मुतालिक हैं, लेट से कोई जुर्माना करना है, अमन व अमान का मामला है, ब्रीच ऑफ पीस का इशू है, और उसको उन्होंने जो है उठाकर सिविल जजेस के हवाले कर दिया। आज तक भी अगर ये अदालतों में ज़हर पेश होते हैं, हम भी सिविल कोर्टों में पेश होते रहे हैं, बेसिकली सिविल जजेस को अब तक पता ही नहीं कि उन्होंने आया कि वो अख्तियारात एक्सरसाइज करने भी है या नहीं। ये कोई जुडिशियल पावर CRPC या पाकिस्तान पीनल कोड की किसी ट्रायल या सिविल प्रोसीजर कोड से मुतालिक नहीं है। ये रोजमर्रा की चीजें, लेट से नक्शे अमन का खतरा है, अब इस्लामाबाद में गोली चलाने की पावर पुलिस के पास नहीं है, वो AC और DC के पास है। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए कदरे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बेहतर रहता है। पंजाब के अंदर सानिया माल टाउन के हवाले से जो रिपोर्ट बनी, यही कहा गया कि जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्हीं के पास गोली चलाने की पावर थी। अगर मजिस्ट्रेसी सिस्टम होता तो ये ना होता। हिंदुस्तान के अंदर यही सिविल सर्विस का निजाम चला आ रहा है, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है, वहां पर वही निजाम चला आ रहा है मजिस्ट्रेसी का, जो एग्जेक्टिव के पास जुडिशियल पावर मौजूद है, इसलिए इस्लामाबाद में मौजूद है। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि सिविल जज की पावर्स उठाकर दे देंगे और पंजोता साहब को AC अरेस्ट कर लेगा। जो AC के पास छोटी छोटी पावर्स हुआ करती थी, लेट से कि उसने जुर्माना करना है, नक्शे अमन का मामला है,
कोई ब्रीच ऑफ पीस का इशू हो जाता है। लेकिन असल मसला तो ये था कि अपनी पसंद से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ना, जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट वाज द मेन फियर। क्या फरमा रही हैं? आपकी आवाज कट रही है। जजेस के ट्रांसफर पे इन्फ्लुएंस हो सकता है एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जो जजेस की ट्रांसफर का मामला है, ये बड़ा अहम आपने बात की। एक बात तो ये है कि जजेस की ट्रांसफर के ऊपर भी कई एतराजात हैं कि जाहिर है अगर चीफ जस्टिस आ गया है और उसी के चैम्बर का कोई और जज है वो उसको ऑब्लाइज करता है, अगर चैम्बर का वकील है तो वो जज बना दिया करता था। पिछली तरमीम में हमने जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है उसको चेंज किया था। अब ये तरीकेकार को एग्जीक्यूटिव के पास नहीं आना, ये तरीकेकार हमने तय करना है कि इसको सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को देना है। उसके अंदर अरकाने पार्लियामेंट की तादाद हम बढ़वा देंगे, जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, पंजुदा साहब की जमात के लोग भी होंगे और हुकूमत के लोग भी होंगे, या फिर एक पार्लिमानी अलहदा कमेटी बन जाए। आज के पार्लियामेंट में हम लोग अगर बैठे हुए हैं तो हमारे चेहरे पसंद नहीं होंगे पंजुदा साहब को। पिछली पार्लियामेंट आरटीएस में मबनी थी, उनके चेहरे हमें पसंद नहीं थे, लेकिन ये इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। ये फर्द वाहिद से निकालकर अगर पार्लियामेंट जो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, अगर हम ये इख्तियार उसको देने में कामयाब हो जाते हैं, तो आज गलतियां हम करेंगे, पहले गलतियां इन्होंने की, अल्टीमेटली तो कोई ऐसी पार्लियामेंट आएगी ना जिसपे कोई गैर मुतनाज़ा होगा, कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा, तो इख्तियार उसके पास होगा। ठीक है। सो जो 18वीं तरमीम के हवाले से शायद साहबा एक तासुर फैल गया कि ये डायरेक्टली मुतसादम है 18वीं तरमीम से। रज़ा रब्बानी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, इस पे अब क्लैरिटी आई है या अभी भी ये फियर है कि ये 18th अमेंडमेंट के ऑपोजिट है? नहीं, देखिए इसमें ये बात सही कर रहे हैं, ज़ैफ़ा के जुडिशल कमीशन के थ्रू होगा, लेकिन ये जो है किस किस इसको शिकवार जो है मैं समझती हूँ कि कल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अगर 18वीं तरमीम का ये मसला नहीं है, देखिए हमारा तो ये COD में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाए जाएं, लेकिन जब 26वीं तरमीम आई तो PTI अड़ गई, उनकी तरफ से अमेंडमेंट थी और इस बात को माना गया और बेंच बना दी गई, उनको सपोर्ट किया JUI ने, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे और फिर वही हुआ कि मसाइल रहे। तो अब ये तो इस तरह हो जाएगा। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात है कि मैं इसमें बैठ के बात करूं, क्योंकि मुझे आइन और कानून पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो आ जाए सामने, जब भी मैं सबकी राय सुनने के बाद जो माहिरीन है फिर बात करूंगी, लेकिन यही एक बात जो है सामने आई है कि जुडिशल कमीशन के थ्रू होगी पोस्टिंग वगैरह, लेकिन बाकी अब कल जो ड्राफ्ट आएगा CEC के सामने और वहाँ से जो बयानिया आएगा उसके बाद बिल्कुल होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम चाहेंगे कि हर पार्टी के साथ बैठकर इस पे बात हो, और चेयरमैन ने जो बात पब्लिक भी की वो इसीलिए की कि एक जर्नल तमाम सूबों से बात आ जाए और उसके फौरन बाद आप देखें कि चेयरमैन ने तो ब्रेक कर दी, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बता दी खबर, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आई, लेकिन ये है कि वो उन्होंने भी उस वक्त बताई जब उन्होंने समझा कि सबको बता देनी चाहिए, ऑन बोर्ड लेके सबको ऑन बोर्ड। तो आज ये बात हो रही थी और कल जब मैं देख रही थी तो तारिक फजल चौधरी साहब जो थे वो जियो पे थे और उन्होंने बड़े खुल के ये बात की थी कि हम जो हैं वो सब के साथ बैठ के डिस्कशन में जाएंगे और सब करेंगे। ठीक है। सो नहीं मेरे पंजुदा साहब, एक तो सब आपको वेलकम कर रहे हैं, आए NSC वार्ड इन पर्टिकुलर आपका उस पर स्टेक है, ज़रूर उसके ऊपर बहस तो करनी चाहिए, लेकिन जो PTI के अंदर दोबारा हम देख रहे हैं, कभी असद उमर साहब के ऊपर शक का इजहार किया जा रहा था कि शायद ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब फवाद चौधरी साहब पर है, ऐसी कोई कोशिश होती नज़र आ रही है आपको? नहीं, ऐसी ना इधर वफाक के अंदर है, ना उधर पंजाब के अंदर कोई ऐसा मामला है, ना KP के अंदर ऐसा मामला है। ये पहले भी बातें की गई कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक बात है इस गुफ्तगू की जो की गई कि इस तरीके से मशवरे आपने सुने होंगे कि ये होना चाहिए, तो खान साहब ने कहा कि PTI इनसे बात नहीं करेगी, क्योंकि जिनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करवा सकें, इतना इख्तियार नहीं है 26 नवंबर पर 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना सकें, मुसव्वदे खुद बनाने का इख्तियार नहीं है, तो उनके पास उनके साथ मीटिंग करके बात ही नहीं करेंगे तो बाकी रहेगी। तो खान साहब ने कहा है कि PTI उनसे भी बात नहीं करेगी, क्योंकि पहले हमने मुल्क की खातिर कहा कि हमसे बात अगर करते हैं तो हम असूली मौक़िफ़ पर बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे ऊपर मज़ीद जुल्म बढ़ाया गया।
आज भी उनकी एहलिया आइसोलेशन के अंदर हैं। कल एक बहन की मुलाकात हुई, बाकी बहनों की नहीं हुई, बच्चों से बात नहीं कर पाते। अब देखें हुज़ैफा साहब ने बात ही नहीं करनी, ये तो कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं ना, हम आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर गौर साहब ने कहा कि बिल्कुल हम इसे मुस्तरद करते हैं। और जहाँ आर्टिकल 175 की बात है जिसमें वाज़ह तौर पर है कि अदलिया जो इंतज़ामिया से अलग होगी, तो जब आर्टिकल 175 वाज़ह आ गया, 18वीं तरमीम के अंदर भी आपने तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं, ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं, उनके इख्तियारात वापस ले लिए। फिर अब दोबारा उस तरफ जाने का मकसद क्या है? उस तरफ जाने का मकसद ये है कि उन एग्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि सियासी असर व रसूख होता है और उसके ज़रिए इंसाफ जिस जिस जगह पर महदूद करना है, कंट्रोल करना है, उस जगह पर किया जाएगा। अब पहले आपके ख्याल से कोई असर रसूख कभी नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रहा। हमारे इमरान खान ने कहा कि तमाम इदारे अपनी मर्जी, उनके ऊपर जो 2013-14 का धरना था उसके मुकदमात थे। इमरान खान ने अपने मुकदमात अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी वो ख़त्म नहीं करवाए, अभी भी वो चल रहे हैं। इतना उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा। और आखिर ये चीज़ है कि देखें, जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है हर तरह की तरमीम का, लेकिन पहले ये देखना है कि क्या ये पार्लियामेंट ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आरटीएस बिठाया गया, तो जब आप आ गए पार्लियामेंट में, आपका लीडर ऑपोजिशन में बन गए, पार्लियामेंट में बैठ के तनख्वाह लेते हैं, इजलास में इजलास को चलने नहीं देते, और जो बाहर विजिट होते हैं उसमें धड़ाधड़ जाते हैं। बाहर के विजिट्स में भी जाते हैं। ये नहीं पता चलिए, ये सही बात कह रही हैं, ये तो फिर अब ज्यादती होगी। बोलने मैं फिर नहीं बोलता, वो है नहीं ना वहाँ। देखिए मामला ये है, नहीं मैं हूँ नहीं, मुझे नहीं बनाया गया ना, हरा दिया गया। देखें बात ये है कि अगर तनख्वाह वो लेते हैं तो अवाम की ताईद से वहाँ मैंने बैठे हैं, आप तो अवाम की लंदन डील के तहत वहाँ बैठे हुए हैं। उस तनख्वाह में और इस तनख्वाह में फ़र्क है, ठीक है जी, ये क्लैरिटी रखें। 17 सीटों से आपको हुकूमत बना दी जाए। आप तनख्वाह जब ले रहे हैं तो फिर लेट्स गिव द इनपुट एज वेल। किस पे कि आप आइन को खत्म कर दें? तरमीम के ऊपर कुछ कौन सी तरमीम है? अदलिया से तमाम इख्तियार लेकर मेजॉरिटी में तो तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो इनके हैं, तो फिर अदलिया तो खत्म होगी ना। आप मर्जी से जज, आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, क्या वो मेरिट में हैं? 16 नंबर पर लाहौर में वो चीफ जस्टिस थे, उनको लाई इसी गया कि इमरान खान को इंसाफ नहीं देना। दरखास्तें दे दे के हम थक गए हैं कि इमरान खान की बेल की दरखास्त सुन ली जाए, अलकादर की, तोशा खाना की बरीत की सुन ली जाए दरखास्त, क्यों नहीं सुनी जा रही? जवाब दे दें। आपने जो कहा कि हमने निपटाने के लिए केसेस, जजेस की तादाद हमें जरूरी है, अमेंडमेंट जरूरी है, इतने केसेस अल्तवा का शिकार है, भाई इमरान खान की खत्म कर दें, क्यों नहीं हो रहे खत्म? राइट, हुज़ैफा रहमान साहब, JUIF को ले लेंगे ऑन बोर्ड आप लोग? जी बिल्कुल, कोशिश है, पीपल्स पार्टी भी उसमें हमारा साथ देगी। बिल्कुल, शेर रज़ा साहिबा मेरी बड़ी बहन है, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी बहुत अच्छा ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब का भी है, शहबाज साहब का भी है। इंशाअल्लाह ताला हमें उनके पास भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और बीइंग हुकूमत और पार्टी हमारी इत्तेहादी, हमारी यही ख्वाहिश होगी कि हम जो जमातें हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनको भी हम ऑन बोर्ड लें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। ठीक, राइट। वज़ीर आज़म साहब ने आज स्पीकर नेशनल असेंबली और DPM डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटी लगाई है कि आप अपोजिशन की जो जमातें उनसे भी बात करें। हम तो PTI से भी बात करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। इनकी मर्जी, अगर ये कन्विंस होंगे तो वोट देंगे, नहीं होंगे तो बेशक ना दें, लेकिन हम पार्लियामेंट की तमाम जमातों को एतमाद में लेकर फिर तरमीम को जो है टेबल करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पूरी दुनिया की नज़रें आज न्यूयॉर्क में लगी रही, एक बड़ी हिस्ट्री बनी वहाँ पर। पहली दफ़ा एक मुसलमान शख्स न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर मुंतखब हो गए। इससे पहले लंदन के मेयर सादिक खान भी एक पहले मुस्लिम लंदन के मेयर होने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क इलेक्शन के नताइज के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद वोट कास्ट हुए। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, यूजुअल से भी ज़्यादा। जोरान ममदानी जो कि अब मेयर बन चुके हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने 10 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए। जोरान ममदानी को मजमूई तौर पर 50.4% वोट हासिल हुए। जोरान के हरीफ जो थे एंड्रू कोमो 41.6% वोट हासिल कर सके। थ्रू आउट द कैंपेन हमने बहुत हाइज एंड लोज देखे, ख़ासतौर पर जोरान ममदानी की कैंपेन
जिसमें तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि 1 साल पहले तक लोग उनको अच्छे तरीके से जानते भी नहीं थे, एकदम से वो हमने देखा कि लाइमलाइट में आई, लोगों में उसको पजीराई मिली और फिर वो इस बहुत बड़े इलेक्शन को जीत गए। अपनी इंतखाबी मुहिम में नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का उन्होंने कहा, शहरियों के हवाले से जो उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा, इकॉनमी को, रेंट की बात की, अपने आप को भी प्रेजेंट किया एज अ न्यूयॉर्कर और बार बार ये बात की कि उनका फोकस न्यूयॉर्क है। ज़ोरान अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मसाजिद का दौरा करते रहे, उर्दू में वहाँ पे वीडियो पैगाम जारी करते रहे। एक बड़ी डिफरेंट किस्म की कैंपेन थी जिसमें सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। यूथ के वो बड़े क्लोजली नज़र आए बातचीत करते हुए। CNN में ये तज्ज़िया किया जा रहा था कि 1 साल पहले तक लोगों को कितना मुश्किल होता था, उनके कैंपेन मैनेजर बताए थे, एक्टिवेट करने के लिए, और अब ऐसा था कि लोगों की कतारें लगी हुई थी उनसे बात करने के लिए। सो जब मेयर मुंतखब होकर उन्होंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप को मुखातिब किया, जो कि मुसलसल उनके ऑब्वियसली मुखालिफ कैंप में थे, और क्या कहा ज़ोरान ममदानी ने, लेट्स वॉच दैट। मेयर मुंतखब होने के बाद ज़ोरान ममदानी ने अपनी मुस्लिम शनाख्त पर भरपूर फ़ख्र का इजहार किया, लेट्स वॉच दैट। ममदानी फ़लस्तीनी अवाम के भरपूर हामी और इजराइल मुखालिफ हैं। ज़ोरान ममदानी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नेतन्याहू के वारंटी गिरफ्तारी जारी होने पर ऐलान किया कि अगर उनके दौर में नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उनको गिरफ्तार करेंगे। लेट्स वॉच दैट। इस कदर डिफरेंट कैंपेन थी ये, ज़रा ये भी देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग। हमें ज्वाइन करें गिरे मसूद खान एंड न्यूयॉर्क से डॉक्टर एजाज अहमद। थैंक यू सो मच, फाउंडिंग मेंबर एंड चेयरमैन अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी। यू आर आल्सो अ कार्डियोलॉजिस्ट। रियली वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। एजाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन थी और यकीनन हमने देखा अगेंस्ट ऑल ऑड्स खुद कहा कि हमने ये विक्ट्री ली है। क्या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो इसको कैसे देख रही है, मुस्लिम कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है? जी, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी ह्यूज सक्सेस है आज, और इसके पीछे ज़ोहरान की करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और उसका मैसेज है। जो मैसेज ज़ोहरान ने दिया सारी कम्युनिटीज़ को कि उसने अफोर्डेबिलिटी के को मेन टारगेट रखा और हर तरह की कम्युनिटी जो है उसके साथ वो रेजोनेट किया। बट डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त दें, एक तासुर ये था हमारे ज़हनों में भी, आई एम श्योर आप वहाँ बहुत बेहतर समझते हैं, कि ये सर्टन टेबूज़ हैं जो उनको टच करता है वो तो आ ही नहीं सकता सियासत में, जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मसलन इज़राइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से, वो सब करके जीतना इलेक्शन, ये कितना बड़ा बेंचमार्क है? ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है और इस चीज की समझ ज़ोहरान को आ गई कि जो लोगों को न्यूयॉर्क में रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की है। लास्ट 5 ईयर्स में जो यहाँ पे रेंट है वो 40% बढ़ गया। अगर किसी का रेंट $2,000 था महीने का तो वो 2800 हो गया। लोगों का प्रॉब्लम वो है। लोग इजराइल और पैलेस्टाइन की जो बात है वो सुनना नहीं चाहते, खासतौर पर प्रॉब्लम इन अफोर्डेबिलिटी। वो कहते हैं कि अब जब डिबेट हुई तो उस डिबेट में सबसे पूछा गया कि जो भी कैंडिडेट थे कि आप इलेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, सब ने कहा कि मैं इजराइल जाऊंगा। ज़ोहरान ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं कि ये इजराइल फलस्तीन की बात नहीं करता बल्कि ये न्यूयॉर्क की बात करता है। तो बिल्कुल लोग हैं जो कि रेंट पे रहते हैं और उनके रेंट बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो सिटी के अंदर लोगों की थी उनके ऊपर उसने फोकस किया, ना कि इंटरनेशनल, ना कि बाकी चीजों पे। और दूसरी चीज ये कि उसने जो भी स्टैंड लिया उसको चेंज नहीं किया। उसने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं उस पर अपोलोजेटिक नहीं हूँ, अगर मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग डिग्निटीज के साथ रहें, तो आई एम नॉट गोना बैक ऑफ। तो उसका जो ना चेंज होने वाला पॉजिटिव मैसेज है लोगों के साथ रेजोनेट किया। एंड 2020 से आप जानते हैं ज़ोहरान ममदानी को, क्या बात आप हमें बता सकते हैं उनके हवाले से? ज़ोहरान जब पहली दफा हमने उनको फंड रेज किया था उस वक्त ही वाज अ यंग लाइक 26 year old and he was running for 26 or 28 he was running for New York State Assembly. So we saw that he had a leadership, उसके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज की एक लीडरशिप क्वालिटी थी। तो हमने सारी कम्युनिटी ने उसको सपोर्ट किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, उसको फंड रेज किया।
कि उसको इनकरेज किया कि यू शुड डू मोर एंड मोर। और मेरा ख्याल है कि हर तरह की कम्युनिटी ने उसको सपोर्ट किया, ना सिर्फ हमने, यहाँ के जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने अरब कम्युनिटीज हैं, सब ने, मुसलमानों ने उसको इनकरेज किया। इसके अलावा जो बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स हैं, उसमें वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, प्रोग्रेसिव यंग किड्स हैं, जो यंग यूथ जनरेशन है, उन सब ने उसको सपोर्ट किया। तो उसका एजेंडा ऐसा था कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने, जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि डेली यहाँ पे रह रही है और उनके प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी, उन सब के साथ उसने रेजोनेट किया। हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये एक डेमोक्रेटिक विक्ट्री नहीं है, हमने देखा अमेरिका में दीगर और जगहों से भी डेमोक्रेट्स जीते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन के प्रोसेस में भी गलती है, लेकिन क्या एक शिफ्ट नजर आया है फौरन ही अमेरिका में रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स की तरफ? इजंट इट टू सून? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखें, एक तो बड़ा सीरियस सेटबैक है फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, और स्पेशली 10 महीने उनके हो गए थे व्हेन ही अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसके बाद देखें कि एक ये जोहरान मामदानी भी जीत गए, फिर 2 गवर्नर्स न्यू जर्सी के और वर्जीनिया के गवर्नर्स भी वो डेमोक्रेट्स आ गए हैं। सो उससे जो अभी नतीजा आप अखज़ कर सकते हैं कि इट हैज रीड्रॉन द मैप ऑफ जो कांग्रेशनल जो इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट ईयर, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उससे अभी एक डायरेक्शन चेंज नजर आ रही है कि वो डेमोक्रेट्स की तरफ टिल्ट जा रहा है। सो 10 महीने में फिर देखेंगे एक सेटबैक प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए भी है कि भाई वो चीजें मैनेज उनसे हो नहीं सकी, और ये जिस तरीके से डेमोक्रेट्स इसको आके प्रिवेल कर रहे हैं। सो एक तो वो बड़ा इसमें सीरियस फैक्टर होगा कि फ्यूचर में भी एक आपको इंडिकेशन मिल गई कि लोग किस तरफ चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद से एक हमें चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी देखें कि वहां पे हम कह सकते हैं हुए हैं। जो हार गए वो मुबारकबाद देते हैं ब्रिगेडियर साहब, जो जीत गए वो फिर बात ये कहा, ये हमारे मुल्क में तो मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें बहुत बड़ी जबरदस्त बात है कि डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी लोगों के वो अब शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है जियोस्लावी सरगर्म हो जाएगी, एंटीसेमिटिज्म की बातें हो जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थ्रेट किया कि मैं फंड्स रोक दूंगा। $116 बिलियन का बजट होता है, देखें तो बड़ा प्रेशर उस पर वो भी आएगा। और क्योंकि अभी उन्होंने कहा मैं टैक्सेस वेल्थियस्ट जो लोग हैं उन पर लगाऊंगा कोई कुछ पैसे बनाने के, जो इसके लिए वो बहुत सारे वजूहात होंगे, प्रेशर भी होगा। लेकिन ओवरऑल हम देख सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, मेरिट पे बात हुई, डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने नहीं देखा। राइट। सो हम इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? बड़ा सिंपल सी बात है, देखेंगे जी 1 पॉइंट एजेंडा है, और के पीछे तो 5 दिन हमने ज़ाहिर कर दिए थे, आल तो खैर बातचीत हुई, लेकिन इसमें इट इज़ वेरी क्लियर है, एक ही मैसेज है अफगानिस्तान के लिए, या आप फितना और खारिज के साथ है, आपने चुनना है, या आपने पाकिस्तान को चुनना है। और पाकिस्तान का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान साइल शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। वो क्लियर है। अगर देखें कि खुदा ना खास्ता अगर ये बातचीत फेल होती है, कामयाब नहीं होती है, फिर इसके बड़े क्लियर है कि पाकिस्तान के 2641 किलोमीटर का वेस्टर्न बॉर्डर है, तमाम एंट्रीज एंड एग्जिट्स अफगानिस्तान के पाकिस्तान से है, उनका सारा ट्रेड 90% इज थ्रू पाकिस्तान, और पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अवर लिवरेज, जिससे इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन अफगान तालिबान रजीम के लिए। पब्लिक एंगर भी आ सकता है, और इसके लिए फिर उनकी लेजिटिमेसी भी वैसे क्वेश्चन हो रही है, तो वो भी होगी। फिर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो पास में देता रहा वो भी उठा लेगा, और देन वी विल गो फॉर काइनेटिक एक्शन। हमारे लिए फिर देखें न सिर्फ फितना और खारिज होंगे, बल्कि अफगान तालिबान रजीम इक्वली दे विल बी पार्टनर्स होंगे। तो फिर हमारे पास देखिए वी हैव द इंफॉर्मेशन, हमें पता है कौन कहाँ पे रहता है, इवन कहाँ पे जाते हैं, तो हम वी विल गो आफ्टर देम। मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये मैसेज ऑलरेडी उनको कन्वे भी किया गया है। कल भी इसी चीज़ पे बात होगी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द इन द प्रेजेंस ऑफ कतर और तुर्किया मैकेनिज्म, बेसिकली जो पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क कहा कि उसको वो हमें प्रपोज करें। सो दैट मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट कि वो क्या करते हैं, हाउ बट द क्वेश्चन इज कि अगर इस दफा मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो व्हाट अबाउट द सीज फायर कायम रह सकेगा फिर?
नो, सीज फायर इज ऑलरेडी कंडीशनल। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी कहा था इट इज कंडीशनल। एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान मींस का जवाब दिया जाएगा, हम वेट नहीं करेंगे। तो इट इज वेरी क्लियर की है, तो इट इज ए लिटमस टेस्ट फॉर अफगानिस्तान कि दे शुड अंडरस्टैंड दिस रियल कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान। राइट हम बात कर रहे थे अभी जो न्यूयॉर्क का इलेक्शन है, वो नए मेयर भी कहते हैं नरेंद्र मोदी को बड़ा क्लियरली कि बुचर ऑफ गुजरात है। वो कहते हैं मैं गुजराती मुस्लिम हूँ, गुजराती मुस्लिम बचे ही नहीं हैं, इस किस्म के वो बुचर थे। सो एक और बुरी खबर मोदी जी के लिए भी कि आज वो जीत गए। और आज भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी सबूतों के साथ भारतीय इलेक्शन का पोस्टमार्टम किया, जिसमें उन्हें जाली वोटर्स और जो मुकम्मल ऑडिट था वो सामने पेश किया आवाम के सामने। सो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स लग रहा है। क्या लगता है आपको कि मोदी रजीम मुश्किल में है? बहुत सख्त मुश्किल में है। देखिए इवन इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनके कि कमीशन के तहत इट इज बायस्ड है, चीजें मैनेज की जा रही है। इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए भी थिंग्स आर बीइंग मैनेज। अभी तो राहुल गांधी सबूत के साथ आए हैं। सो देखें कि अभी जो बिहार के इलेक्शन है तो देखें एक और टेस्ट है मोदी के लिए, जो ग्राफ ऑलरेडी गिर चुका है। तो अभी इसको कोशिश वो कर रहे हैं कि इसको अब देखें त्रिशूल कर रहे हैं, रेटरिक्स आ रहे हैं, बयानबाजियां चल रही ताकि कुछ करके वोट्स दें। क्योंकि बिहार के इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 243 स्टेट असेंबली की सीटें हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि क्योंकि इसके बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु के इलेक्शंस होने हैं, तो इससे अंदाजा होगा जिस तरीके से यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपको पता चल गया कि लोगों की सोच अभी किस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे भी सही अंदाजा होगा। मेरे ख्याल में मोदी के लिए हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। बट कमिंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जो हमने देखा है न्यूयॉर्क में कि एक किसी और मज़हब का, ऐसे मज़हब का जिसको पीनलाइज किया गया, मुख्तलिफ मामलात वाला एक यंग शख्स इलेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कितनी दूर है अभी इस किस्म की किसी विक्ट्री से? अरे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत पोलराइजेशन, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अभी आप बता रही थी ना कि वो खुद ही वो मुबारकबाद दे रहे हैं, दे एक्सेप्ट देयर डिफीट, ऐसा हुआ है। और देखें ना कि ये ममदानी 2018 में अमेरिकन नेशनल बना, फिर उनके स्टेट का मेंबर बन गया, आज ये मेयर भी बन गया। तो बड़ी बात है कि आपकी वहाँ पे डिस्पाइट दी डिफरेंसेस और इख्तलाफात के बावजूद लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि 4 साल में हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रन करे। उन्होंने तो वो नापसंद करते हैं, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यस इंडीड, बहुत पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे देखें कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर ऊपर से हम एक दूसरे को गालियां सरेआम देते हैं, इवन फैमिलीज को हम स्पेयर नहीं करते हैं। तो वो पोलराइजेशन हमारी इतनी सख्त हमारी गिर चुकी है। सो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियन को ये चीज़ सोचना चाहिए। हमें पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप देखें ममदानी ने बात की है, न्यूयॉर्क की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है, तो इसका मतलब उन्होंने सबके लिए बराबरी की उन्होंने बात की है। तो मेरे ख्याल में हमें भी उस बिल्कुल अपने आप को सीरियसली सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंडी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो की आपको दिखा देते हैं एक्स पे कमेंट होने का। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू जोरान ममदानी ऑन हिज हिस्टोरिक विन एज मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये जिक्र किया कि रोटी कपड़ा मकान का जो एक मोटो है वो यूनिवर्सल रहा है, यकीनन रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं बाहर की डेमोक्रेसीज में, पाकिस्तान में वो नहीं है। वी रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।